जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, तो एक कोशिकीय पौधों में लैंगिक जनन या एक कोशिकीय जंतुओं में जनन किस प्रकार होता है, इसका वर्णन किया। अब बात आता है कि पौधों में कैसे जनन होता है। तो पौधों में बात किया जाए तो पौधों में जनन की क्रिया वास्तव में पुष्प के आने के बाद में लैंगिक अंगों का निर्माण होता है, लैंगिक कोशिकाएं बनती हैं, और इसके अंतर्गत जब पौधों में पुष्प आ जाते हैं तो पुष्पों में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ अर्थात लैंगिक अवस्था का निर्माण होता है। इसी प्रकार देखा गया मनुष्य के केस में, तो मनुष्य में क्या होता है कि 10 वर्ष से 14 वर्ष तक के सेकेंडरी ग्रोथ चलती रहती है लड़कियों में, जबकि लड़कों में सेकेंडरी ग्रोथ लैंगिक अवस्था 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक चलती है। तो उनमें तो जन्नांग होते हैं, जन्नांगों में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसी प्रकार पौधों में पुष्प का अगर वर्णन करते हैं तो इसमें पुष्प में भी नर जन्नांग व मादा जन्नांग पाए जाते हैं। जब हम किसी पुष्प का वर्णन करते हैं तो उसको पुष्प को देखते हैं तो पुष्प के प्रायः 4 भाग होते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। 4 भाग की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो रंगीन भाग को चारों तरफ से घेरे रहता है, हरे रंग का होता है, उसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। और इसके बाद में जो रंगीन वाला पुष्प का रंगीन भाग होता है उसे दल पुंज कहा जाता है। और उसके बाद जब दोनों पार्ट को इसको भी हटा दिया जाए अंदर, तो अनेक सूक्ष्म गदा के आकार के आपको दिखाई देंगे पुंकेसर, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि ये है दलपुंज, दलपुंज, ये है पुंकेसर, पुंकेसर। और ये क्या है, ये है जायांग, और ये क्या है, वाह्य दलपुंज, वाह्य दलपुंज है। और इसी प्रकार देखा जाए तो ये क्या है, अंड, अंडकोशिका, अंडकोशिका। तो अब इस प्रकार दलपुंज की बात आती है। और इसके बाद में आता है कि जो तीसरी पंक्ति होती है पुष्प में उसे पुंकेसर कहते हैं, और सबसे लास्ट में अंतिम भाग जो होता है उसे जायांग कहते हैं। अब इस प्रकार अगर किसी पुष्प में, किसी भी प्रकार के पुष्प में वर्णन किया जाए तो उसमें पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, जायांग। बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी हरा भाग होता है जो चारों तरफ से पुष्प में पाए जाने वाले रंगीन भाग को चारों तरफ से घेरे रहता है। अब आप ऋतुबीजी पौधों में बात की जाए, जैसे कि सरसों के पुष्प में, तो सरसों के पुष्प में क्या होता है, हरे रंग के होते हैं, संख्या में 4 होते हैं। फिर अगर उसमें दूसरी पंक्ति देखी जाती है तो पुष्प में दूसरी पंक्ति होती है जो सरसों का पुष्प आप देखते हैं पीले रंग का होता है, उसकी संख्या भी 4 होते हैं। और ये क्या होते हैं, एकांतर क्रम में स्थित होते हैं पुष्प में, और ये संख्या 4 होती है। इसे कहते हैं दलपुंज, जो चारों तरफ से क्या करता है कि पुंकेसरवाद जायांग की सुरक्षा करता है। तीसरी बात आती है पुंकेसर। ये पुंकेसर जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पुंकेसर, ये पुंकेसर को कहा जाता है अंग्रेजी में एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। ये नर जन्नांग होते हैं पुष्प के, और इनके अंदर जो ये भाग होता है, ये भाग, जैसे कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं आप, ये भाग इस प्रकार आप समझ सकते हैं ये। और ये क्या होते हैं, यही पराग कोश का, यहीं पर इनके पराग कोश का निर्माण होता है। ये पराग कोश का निर्माण होता है। तो अब ये पुंकेसर क्या होते हैं, नर जन्नांग होते हैं, ऊपरी भाग शीर्ष भाग फूला होता है, और इसमें परागकण का निर्माण होता है जिसे नर जन्नांग कहते हैं। सबसे आंतरिक भाग जो होता है इसे जायांग कहते हैं, और जायांग में अंडकोशिका पाई जाती है। तो पुष्प में अगर जनन की बात की जाए तो पुष्प में पाए जाने वाले 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज,
लेकिन पुंकेसर नर जन्नांग के रूप में जाना जाता है और जायांग मादा जन्नांग के रूप में जाना जाता है। अब अगर इसके पुष्प का वर्णन किया जाए तो आप इसमें पाएंगे कि जैसे वाह दल पुंज, आप लोग भी लिखते रहेंगे समझते रहेंगे। वाह दल पुंज आता है प्रश्न कि एक अनुदैर्ध्य पुष्प या एक प्रारूपी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का कक्षा 10 में भी आता है और 4 नंबर का तो उसमें क्या कहते हैं कक्षा 12 में आता है। वेरी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो अब इसमें जब दल पुंज की बात की जाए तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी जान जाइए कि वाह दल पुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। सबसे बाहरी हरे रंग का भाग होता है, जैसा कि आप समझ रहे हैं। अब सरसों में बात की जाए तो सरसों में या आवृतबीजी पौधे, आवृतबीजी पौधे में सरसों की ही बात की जाती है। तो सरसों में देखा जाए तो इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो वाह दल पुंज पुष्प का सबसे बाहरी हरे रंग का भाग होता है, इसकी संख्या 4 होती है, जो पुष्प की सबसे बाहरी पंक्ति होती है। पुष्प की बाहरी पंक्ति होती है। तो ये हो गया बात आपके वाह दल पुंज का। फिर बात किया जाए दूसरा हेडिंग जो आता है वो आता है दल पुंज। दल पुंज वास्तव में पुष्प का दूसरा भाग होता है जो वाह दल पुंज के ठीक नीचे स्थित होता है। तो आवृतबीजी पौधे यानी कि आवृतबीजी पौधे मतलब सरसों में दल पुंज की संख्या 4 होती है, जो एकांतर क्रम में होते हैं, रंगीन होते हैं, एकांतर क्रम में रंगीन होते हैं। इनकी संख्या भी सरसों के पुष्प में देखी जाए तो इनकी संख्या भी क्या होती है? इनकी संख्या 4 होती है, 4 होती है। इसी प्रकार बात की जाए तो पुष्प का ये दूसरा भाग है और तीसरा होता है पुंकेसर। पुंकेसर माने नरजन्नांग। तो पुंकेसर के अंदर परागकण का निर्माण होता है। वह परागकण एक कोशिकीय होता है और वो परागकण जायांग के अंडकोशिका से मिलकर के निषेचन करता है। तो अब इसमें पुंकेसर की बात की जाए तो सरसों के पौधे में, क्योंकि आपके 10 और 12 में जो दिया गया है सरसों का पुष्प ही वर्णन किया गया है, तो सरसों में क्या होता है कि पुंकेसर की संख्या बताए संख्या 2+4 होती है जिसमें 6 पुंकेसर होते हैं। 6 पुंकेसर होते हैं। 4 बड़े अंदर की तरफ और 2 छोटे बाहर की तरफ होते हैं। अब पुंकेसर की बात की जाए तो पुंकेसर
क्या होता है, परागकोश, तंतु और पुतंतु 3 भागों में बटा होता है। पुंकेसर 3 भागों में बटे होते हैं कि परागकोश जिसमें परागकण का निर्माण होता है उसे परागकोश कहते हैं, और ये तंतु होता है और पुतंतु होता है। तो ये देखा जाता है कि पुंकेसर क्या होते हैं, 3 भागों में बटे होते हैं। परागकोश में परागकणिका का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए, आगे बात किया जाए तो आगे आता है जायांग। जायांग आता है तो जायांग में क्या है कि जायांग, गाइनोसियम को जायांग कहते हैं। अब जायांग की बात की जाएगी तो जायांग क्या है, जायांग पुष्प का मादा जन्नांग होता है, मादा भाग होता है, और जो पुष्प के सबसे अंतिम भाग में पाया जाता है। यह 3 भागों में जायांग क्या होता है, पुष्प का अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग होता है, और होता है जिसे मादा जन्नांग कहते हैं। मादा जन्नांग, मादा जन्नांग कहते हैं। और यह 3 भागों में बटा होता है, या 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भागों में जैसे कि सबसे पहले वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, और अंडाशय। इस प्रकार अगर देखा जाए तो आवृतबीजी पौधों में या सरसों के पुष्प में पुष्प का अंतिम भाग होता है जिसे मादा जन्नांग कहते हैं, और 3 भागों में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब जायांग में बात की जाए तो अंडाशय ये बीच वाला भाग है, जहां की अभी हमने आपको दिखाया ये अंडाशय का भाग है जो आप देख रहे हैं, और ये वर्तिका है, ये वर्तिका, और ये क्या है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। अब इस प्रकार पुंकेसर भी 3 भागों में बटे होते हैं, जायांग भी 3 भागों में बटे होते हैं। अगर पुष्प की संरचना की बात की जाए तो पुष्प का सूत्र भी देख लीजिए आप लोग कि पुष्प के सूत्र, अभी सरसों के पुष्प का सूत्र अगर कोई पूछता है तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। जैसे कि क्या कहते हैं, वाय दलपुंज चारों अलग अलग होते हैं तो ई ब्रेटी एक। फिर इसके बाद में क्या होता है, जाइगोमार्फिक, और ये उभयलिंगी होते हैं, यानी नर मादा जन्नांग एक ही में पाए जाते हैं, तो होता है K4, C4 और फिर A2+4 और G2, यानी उत्तरवर्ती अंडाशय से विकसित होता है। तो कैलिक्स वायदल पुंज की संख्या 4 होती है, दल पुंज की संख्या 4 होती है, पुंकेसर की संख्या 6 होती है, और जायांग की संख्या 2 होती है। तो इस प्रकार अगर ये 4 नंबर का प्रश्न कक्षा 10 में आता है और 3 नंबर का प्रश्न आता है, क्या नाम है, इंटरमीडिएट कक्षा 12 में आता है, तो एक प्रारूपी पुष्प या एक आवृतबीजी पुष्प या एक पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का संरचना का चित्र बनाना है। तो जैसा कि चित्र के माध्यम से हम पुष्प का वर्णन किए, इसी प्रकार आप भी वर्णन कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसको कायदे से पढ़ करके, और जैसा कि आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन, आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन। अब बात की जाए कि जिस प्रकार जंतुओं में जनन होता है, मनुष्य में जनन होता है, उसी प्रकार अगर पौधों में बात किया जाए तो आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन, ये कक्षा 10 में भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कक्षा 12 वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही वहां पर चैप्टर दिया गया है। पहला पाठ जो चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन।
अब पौधों में लैंगिक जनन की बात की जाए तो पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो हमारे क्या होता है, पौधों के अंदर जब पुष्प का निर्माण होता है तो उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है और पुष्प के अंदर जायांग भाग होता है जो मादा युग्मक कहलाती है, अंड कोशिका का निर्माण करती है, और जो पुंकेसर होता है वो परागकण का निर्माण करता है। पुंकेसर के अंदर परागकोश पाया जाता है, उस परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। तो जब बात की जाए कि आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन, तो आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन पुष्प जिस समय बंद होता है उसी समय ये पुंकेसर के पराग कोष परिपक्व हो जाते हैं, जायांग भी परिपक्व हो जाती है और पुंकेसर में जब पराग कोष परिपक्व हो जाते हैं तो उसमें पराग कणों का निर्माण हो जाता है। वह पराग कण क्या होते हैं, निषेचन जैसे प्रारंभ होना होता है तो पराग कोष जब परिपक्व हो जाते हैं तो वो अस्फुटित हो जाते हैं, अर्थात लंबाकार उसमें अस्फुटन होता है और उसके द्वारा परागकण मुक्त होते हैं। जबकि कुछ पौधों में देखा गया है कि परागकण के मुक्त होने के लिए छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों द्वारा परागकणों का मुक्त होता है। तो सर्वप्रथम जब पराग कोष परिपक्व हो जाता है तो पराग कोष में परागकण का निर्माण होता है और परागकण सीधे क्या होते हैं, वहां से मुक्त होने के बाद जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जायांग के वर्तिकाग्र पर जब परागकण पहुंचते हैं तो उसी समय जायांग अपने वर्तिकाग्र पर तरल चिपचिपा शर्करा युक्त पदार्थ का स्राव करती है, जिससे परागकण उसी शर्करा युक्त पदार्थ स्राव में चिपक जाते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते हैं। इसके बाद में जब पोषण अधिक मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं तो परागकण क्या होते हैं, अंकुरण करना प्रारंभ करते हैं और परागकण जब अंकुरित हो जाते हैं तो अंकुरण होने के बाद में परागकण क्या करते हैं कि पराग नलिका का निर्माण करते हैं। क्योंकि अंदर अंडाशय जायांग के अंडाशय तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं होता है, इसलिए पौधों में पराग नलिका का निर्माण होता है। जैसे आप देखते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस अर्थात गुड़हल के पुष्प में क्या होता है, उसमें भी अंडाशय से परागकणों की दूरी बहुत होती है। फूल जो गुड़हल का पुष्प होता है उसके बीचों बीच में एक लंबी झंडी के समान संरचना होती है और उस पर महीन महीन असंख्य संरचनाएं होती हैं जिन्हें पुंकेसर कहते हैं। उन पुंकेसरों से पराग अंडाशय में जाने के लिए बहुत दूरी होती है, इसलिए वह आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए सभी पुंकेसर मिलकर के पुंकेसरी नाल बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार आवृतबीजी पौधों में जब पराग कण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होता है तो वे पराग क्या करते हैं, पराग का अंकुरण करते हैं, पराग नलिका बनाते हैं। जैसे कि ये अब यहाँ पर पराग कण आकर के चिपक जाते हैं और चिपक जाने के बाद में यहाँ से ये क्या करते हैं कि प्रत्येक पराग ये यहाँ पर आते हैं। अब प्रारंभिक स्टेज में बात की जाए तो प्रारंभिक स्टेज में देखा जाता है कि यहाँ पर अंड कोशिका होती है और अंड कोशिका जब होती है तो यहाँ पर आकर के ये अग्रद्वारी प्रवेश के द्वारा, फिर एक होता है कि यहाँ से परागकण जब निकलते हैं तो ये सीधे मध्य द्वार से प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार पराग नलिका 3 प्रकार से, और एक होता है जो सीधे पराग नलिका का निर्माण करके सीधे निभाग से होते हुए और अंड द्वार से प्रवेश करते हैं, जिसे अंडद्वारी प्रवेश कहते हैं। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसमें जायांग तक के अंडाणु तक पहुंचने के लिए पराग कण मिल करके पराग नलिका का निर्माण करते हैं और ये पराग नलिका अंकुरित करके जायांग में पहुंचते हैं। पराग कण जब जायांग में पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है, इसमें निषेचन देखा जाए तो आवृत बीज पौधों में अग्रद्वारी प्रवेश, जैसा कि अभी हमने चित्र में बनाया, अग्रद्वारी प्रवेश, मध्य द्वारी प्रवेश और इसके बाद में अंडद्वारी प्रवेश,
तीन प्रकार से परागकण जायांग के अंडकोशिका तक पहुंचते हैं, जैसे कि अग्रद्वारी प्रवेश, ये मध्यद्वारी प्रवेश, मध्यद्वारी, और ये अग्रद्वारी, और ये होता है अंडद्वारी प्रवेश, अंडद्वारी प्रवेश। तो अगर बात की जाए तो आवृतबीजी पौधों में पराग कण जब पराग नलिका का निर्माण करते हैं तो अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ को ग्रहण करके और वो पराग नलिका का निर्माण करते हैं। वो पराग नलिका अंडाशय में तीन प्रकार से प्रवेश करती है, जैसे सबसे पहले अग्रभाग से प्रवेश करती है तो अग्रद्वारी प्रवेश, फिर दूसरा होता है मध्य भाग से प्रवेश करती है तो मध्यद्वारी प्रवेश, और तीसरी होती है अंडद्वारी प्रवेश। तो इस प्रकार पराग कण जब पराग कोश से मुक्त होते हैं तो सीधे जायांग के अंडाशय में पहुंचते हैं। अंडाशय में पहुंचने पर ये क्या होता है कि उसके निषेचन के समय सबसे पहले दो पराग कण यहाँ पर मुक्त होते हैं, दो पराग कण। और दो पराग कण क्या होते हैं, सीधे जब पराग नलिका के द्वारा अंड कोशिका में प्रवेश करते हैं तो प्रथम नर केंद्रक या नर जनन कोशिका अंड कोशिका से मिल करके और तेजी से क्या करती है कि जुड़ जाती है, और बारंबार अर्धसूत्री विभाजन द्वारा वो विभाजित होकर के भ्रूण कोश बनाती है, और भ्रूण कोश जैसे बनता है दूसरा नर केंद्रक उस भ्रूण कोश से संयोजित होकर के दूसरी बार निषेचन करता है। इस प्रकार बात की जाए तो आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, दो बार होता है। लैंगिक जनन दो बार होता है, इसीलिए आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन क्या होता है कि जब एक परागकण अंड कोशिका से पहले मिलकर के पराग कोश का निर्माण करता है, इसके बाद में जब वो विभाजन द्वारा भ्रूणपोष बनता है तो दूसरा नर युग्मक पुनः उस भ्रूणपोष से जुड़ करके क्या बनाता है, विभाजन करके त्रिसंलयन करता है या त्रिसमेकन करता है, क्योंकि इसमें दो पराग कण और एक अंड कोशिका मिलती है तो इसीलिए इसे त्रिसमेकन, तीन कोशिकाओं का मिलन होता है तो त्रिसमेकन या त्रिसंलयन कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं कि अंडाणु का दो बार निषेचन होता है, इसलिए इसे कहते हैं दोहरा निषेचन। अब इसके बाद में अगर आवृतबीजी पौधों में बात किया जाए तो निषेचन के पश्चात पराग नलिका और ये जायांग का शेष भाग धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, लेकिन अंड कोशिका में बारंबार अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उसमें ओव्यूल का निर्माण होता है। जैसे कि ये हमने निषेचन के लिए बताया था कि वास्तव में निषेचन किस प्रकार प्रवेश करते हैं। इसके बाद में जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसमें ओव्यूल का निर्माण होता है। ये जैसे कि आप सरसों के दाने में छीमी देखते हैं तो छीमी दोनों पालियों में लगता है, जब सरसों के उसमें देखा जाता है तो उसमें ये होता है ओव्यूल। ओव्यूल माने होता है क्या कहते हैं, बीजांड। और तेजी से त्रिसमेकन के द्वारा जब जायांग वृद्धि करती है तो उसमें क्या होता है, बीजांड का निर्माण होता है, ओव्यूल का निर्माण होता है, और ये बीजांड तेजी से विभाजन के द्वारा बीज का निर्माण करते हैं और उनके बीच में एक झिल्ली बनती है जिसे प्लेसेंटा भी कह सकते हैं। लेकिन ये सत्य निषेचन होता है और इस निषेचन में जब पराग कण और अंड कोशिका मिलती है तो भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रकार अगर आवृतबीजी पौधों में देखा जाए तो दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन सरसों पौधे या आवृतबीजी पौधों में पाया जाना एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। लेकिन जायांग क्या होता है, जायांग जननांग भाग होता है, तो पौधों में ये क्या होता है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन होता है। अब इसमें आप तो जानते ही हैं कि जायांग तीन भाग में बटा होता है, वर्तिका, अग्रवर्तिका, अंडाशय, और इसके बाद में क्या होता है, पुंकेसर भी होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। लेकिन अब जब पराग कण मुक्त होते हैं तो पराग कण की संरचना को लघु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये एक पराग कण इस प्रकार का होता है। अब इस प्रकार का होता है तो इसमें क्या होता है कि ये कंटक वाली संरचना पाई जाती है। ये अगर कोई कहे कि पराग कण पौधों में पाए जाने वाले पराग कण का आता है 1 नंबर का चित्र बनाने के लिए, तो आप ऐसे बना देंगे। ये
इस प्रकार ये संरचना जो होती है परागकण की होती है। परागकण में एक बड़ा वैक्यूल होता है और एक केंद्रक होता है। अब जब ये इसमें आवृतबीजी पौधों में निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात भ्रूण कोश का निर्माण होता है और भ्रूण तेजी से विभाजन द्वारा क्या बनाता है, बीज बनाता है। और बीज क्या करते हैं कि अगली पीढ़ी में पुनः परिपक्व होकर के पीढ़ी एकांतरण करते हैं और वह बीज नए पौधे का निर्माण करते हैं। इस प्रकार आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन इन विधियों द्वारा होता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन हमने किया और उसको हमने समझाने की कोशिश की। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग बताएंगे किस प्रकार नहीं समझ में आया, उसको हम दोबारा बता देंगे, आपको रिपीट करेंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए आवृतबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। तो आवृतबीजी पौधों में जब पुष्प में निषेचन होता है तो क्या परिवर्तन होते हैं, कक्षा 12 में बहुत बार बार पूछा जाता है, 10 में भी पूछा जाता है, दोनों में पूछा जाने वाला ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें कहा जाता है कि आवृतबीजी पौधों में निषेचन, तो जब आवृतबीजी पौधों में निषेचन होता है तो उसके बाद में क्या परिवर्तन होता है, तो उसमें परिवर्तन में क्या होता है कि जो ये होते हैं क्या कहते हैं, वाह्य दल, वाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुंकेसर, जायांग, जायांग। अब कोई कहता है कि आवृतबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन, तो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप परिवर्तन देखेंगे कि आप देखे भी होंगे पौधों में कि जैसे निषेचन हो जाता है तो वाह्य दल पुंज सूख कर गिर जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है इसीलिए इसको डाल रहे हैं, सूख कर गिर जाते हैं। फिर बात किया जाता है दल पुंज, तो दल पुंज भी सूख कर गिर जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं, क्योंकि निषेचन के पश्चात इनकी जरूरत नहीं होती है। इनका काम है केवल निषेचन में सहयोग करना, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना, इसलिए ये इनका कोई वर्क काम ना होने के कारण ये सूख कर गिर जाते हैं। इसके बाद में आता है पुंकेसर, तो पुंकेसर के अंदर जब परागकण का निर्माण होता है तो परागकण का उपयोग अंडकोशिका के द्वारा निषेचन में कर लिया जाता है, तो पुंकेसर का भी कोई काम ना होने के कारण पुंकेसर भी सूख कर गिर जाते हैं। अब इस प्रकार परिवर्तन आप देखेंगे पुष्प में क्या होगा कि वाह्य दल पुंज सूख कर गिर जाता है, दल पुंज सूख कर गिर जाता है, पुंकेसर में परागकण अंडकोशिका से मिलकर के निषेचन कर लेता है तो उसकी जरूरत नहीं होती, वो भी सूख कर गिर जाते हैं। लेकिन जायांग, जायांग क्या होता है, जायांग देखिए, जायांग में तेजी से अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और किसमें, जायांग में, क्योंकि इनका कोई काम होता नहीं है। जायांग में तेजी से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण क्या करता है, और वह तेजी से विभाजन द्वारा भ्रूण कोश बनाता है, भ्रूण कोश बनाता है, भ्रूण कोश बनाता है और भ्रूण कोश तेजी से विभाजन करके यह तेजी से विभाजन द्वारा क्या करता है, बीज का निर्माण करता है
और बीज तेजी से विभाजन द्वारा क्या करते हैं, परिपक्व होता है। और विभाजन द्वारा जब बीज परिपक्व होता है तो वह बीज जब परिपक्व हो जाते हैं तो पुनः वे क्या करते हैं, अगली पीढ़ी में उनको क्या किया जाता है, जैसे फसल बोते हैं उन बीजों को बो दिया जाता है और वह बीज तेजी से विभाजन द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जब इसमें बीज का निर्माण होता है तो वो क्या करते हैं, पीढ़ी एकांतरण का कार्य करते हैं कि एक बार बीज को लगाया गया और दूसरी बार वो बीज तैयार हुआ, फिर उसको लगाया गया, फिर उसको लगाया गया। जैसे जंतुओं में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार पौधों में भी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। और इस प्रकार पुष्प में निषेचन के पश्चात ये परिवर्तन होते हैं और तेजी से विभाजन द्वारा बीज बनाता है। और बीज क्या करते हैं, बीज बहुत तेजी से क्या करते हैं, वृद्धि करके परिपक्व हो जाते हैं। और जब परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें पुनः क्या किया जाता है, नए पौधे तैयार करने के लिए उनको क्या किया जाता है, बोया जाता है खेतों में। इस प्रकार बार बार इनका उपयोग किया जाता है, इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। और इस प्रकार आवृतबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात ये परिवर्तन होते हैं।